विद्या सरल अध्ययनमाला भारत का स्थापत्य कला का इतिहास। एमए इतिहास में थर्ड सेमेस्टर से फोर्थ पेपर है, जिसको हम कंप्लीट करने वाले हैं विद्या सरल अध्ययनमाला से। पहली यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट यूनिट में हम पढ़ने वाले हैं हड़प्पा स्थापत्य, जिसमें नगर नियोजन, निजी विथिकाएँ, सार्वजनिक भवन, गोदियाँ, अन्न भंडार एवं आवासीय भवन स्थापत्य को हम इसमें कंप्लीट करेंगे। तो पहले आते हैं इससे संबंधित क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता के स्थापत्य की विस्तृत विवेचना कीजिए। हड़प्पा कालीन नगर नियोजन का हड़प्पा एवं मोहनजोदाड़ो की नगर संरचना के संदर्भ में विवेचना कीजिए। प्रारंभिक एवं उत्तर हड़प्पा सभ्यता को परिभाषित कीजिए। हड़प्पा सभ्यता कालीन नगरीय योजना का वर्णन कीजिए। प्रारंभिक एवं उत्तर हड़प्पा सभ्यता में अंतर स्पष्ट कीजिए। हड़प्पा कालीन नगर निर्माण योजना को समझाइए। हड़प्पा एवं मोहनजोदाड़ो नगर योजना के निम्न बिंदुओं पर आधारित वर्णन कीजिए। नगर योजना, सड़कें, सैनिटरी परियोजना, भवन निर्माण, स्नानागार एवं सभा भवन को बताना है। हड़प्पा सभ्यता नगर योजना पर एक निबंध लिखिए। नेक्स्ट है लोथल के गोदीवाड़ा के अवशेष का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट है उसके बाद संक्षिप्त वर्णन कीजिए किसके बारे में, हड़प्पा कालीन गोदियों का और हड़प्पा कालीन अन्न भंडार का। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। हड़प्पा सभ्यता नगर नियोजन, निजी विथिकाएँ, सार्वजनिक भवन, गोदियाँ, अन्न भंडार एवं आवासीय भवन स्थापत्य। हड़प्पा सभ्यता प्रथम नगरीकरण। तो इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता के स्थापत्य की विस्तृत विवेचना कीजिए। हड़प्पा कालीन नगर नियोजन या नगर योजना का हड़प्पा एवं मोहनजोदाड़ो की नगर संरचना के संदर्भ में वर्णन कीजिए। ये हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो हम इसको देखते हैं क्वेश्चन से। कंप्लीट हो चुके हैं। तो पहले आएगा हड़प्पा सभ्यता। नामकरण क्या है, तो हड़प्पा सभ्यता के नामकरण हेतु सामान्यतः 3 विभिन्न नामों का प्रयोग किया जाता है। पहले आती है सिंधु सभ्यता, दूसरी आती है सिंधु घाटी और तीसरी आती है हड़प्पा सभ्यता। 19वीं सदी के प्रारंभ में यह स्वीकृत मत हो गया था कि भारत में जो नगरीय सभ्यता है उसका प्रारंभ आर्यों के वंशजों ने किया था। कांस्ययुगीन आर्यों का प्रसार गंगा की द्रोणी जो घाटी है वहां से होता है। प्राचीन मतानुसार भारत का प्रथम नगर संभवतः पटना पाटलिपुत्र माना गया था। यह अनुमान प्राचीन जो संस्कृति है, ग्रंथ हैं, स्मृति गान है, कथाएं हैं, पाटलिपुत्र के भवन अवशेष हैं, उसके आधार पर लगाया जाता था कि पाटलिपुत्र भारत का सबसे पहला नगर है। किंतु सन 1921 में जॉन मार्शल के द्वारा पश्चिमी पंजाब, वर्तमान में जो पाकिस्तान है, उसके भाग में हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई। उसके उत्खनन से हमें प्राप्त जो प्राचीन अवशेष हैं उनसे यह भ्रम दूर हो गया कि हमारी पाटलिपुत्र है वह पहला नगर था। अब क्या बन गया, हड़प्पा सभ्यता बन गया। सन 1925 तक पुरातत्ववेत्ताओं ने इस स्थल पर भव्य नगरों के भवन अवशेष को खोद निकाला। इसका प्राचीन भारतीय इतिहास में कोई उल्लेख नहीं था। इन भवन अवशेष को 2 स्थल हड़प्पा एवं मोहनजोदाड़ो में विस्तृत पाया गया था। दोनों ही स्थल सिंधु घाटी नदी की द्रोणी में नदी तट पर बसे हुए थे। मोहनजोदाड़ो दक्षिण की ओर था सिंधु के तट पर, और जो कि वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में एक उजड़ा हुआ विशाल टीले के रूप में देखा जा सकता है। दूसरा नगर आता है हड़प्पा। यह उत्तर की ओर, जो हमारी सिंधु नदी है उसकी उत्तर की ओर पश्चिमी पंजाब में किसी समय सिंधु की प्रमुख सहायक नदी रावी के तट पर हुआ करता था। इस नवीन जानकारी से प्राचीन भारतीय इतिहास संबंधी जो पुरानी धारणाएं थी उसमें संशोधन आवश्यक हो गया। भारत में नगर संस्कृति के क्रम एवं अखंडता में यह महत्वपूर्ण ये क्या है, पुरातत्वीय खोज थी, जिसके साथ ही इस स्थल पर उत्खनन एवं खोजों का सिलसिला प्रारंभ हो गया। जैसे ही मिली भई, अब तो भैया खोज निकालने की दौड़ स्टार्ट हो गई। उत्खनन से प्राप्त जो विशाल नगर थे, इनके भवन अवशेष से पुरातत्ववेत्ताओं में यह धारणा प्रबल हो गई कि समस्त सिंधु घाटी में यह सभ्यता व्याप्त थी। मतलब पूरी सिंधु घाटी है वहाँ पर ही पूरी मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा सभ्यता व्याप्त है। इसका विशिष्टीकरण करके इसको सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता नाम दिया गया है। कालांतर में पुरातात्विक सर्वेक्षण और उत्खनन से ज्ञात हुआ है कि यह प्राचीन सभ्यता सिंधु नदी घाटी सभ्यता तक ही सीमित नहीं थी। इस सभ्यता के अवशेष राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, पूर्वी पंजाब, दिल्ली, मेरठ, मालवा तक प्राप्त हुए हैं। सर्वप्रथम इस सभ्यता के अवशेष हड़प्पा
की खुदाई से प्राप्त हुए थे। अतः इस सभ्यता के विस्तीर्ण भौगोलिक क्षेत्र की पहचान हेतु वर्तमान में इसको हड़प्पा सभ्यता संबोधित किया जाता है। फिर आती है प्रारंभिक एवं उत्तर हड़प्पा सभ्यता। संस्कृति एवं सभ्यता का विकास भी जैविक विकास के समान क्रमिक रूप से होता है। सभ्यता जो हड़प्पा सभ्यता है, इसके प्रकाश में आने के पश्चात कतिपय भारतीय स्थलों के उत्खनन में प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता के तथ्य दृष्टिगोचर होते हैं। हड़प्पा नगरीय सभ्यता के विकास में इन स्थानों से प्राप्त प्राग हड़प्पा योगीन अवशेष से वामपंथी एवं पाश्चात्य इतिहासकारों का यह कथन निर्मूल सिद्ध होता है कि भारत में नगरीय सभ्यता का क्रमिक विकास नहीं हुआ था। मतलब हमेशा ये बोलते थे कि भैया भारत तो गरीबों का देश है, गांव है गांव है गांव है, लेकिन जैसे ही हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई तो हमने ही बता दिया कि भैया जब तुम लोगों के यहाँ पे गांव थे तब हम लोग शहर बसा चुके थे। तो आरंभिक हड़प्पा सभ्यता पढ़ते हैं। पूर्व हड़प्पा सभ्यता या पूर्व हिंदू घाटी सभ्यता के पात्रखंड एवं अन्य पुरातत्वीय अवशेष जैसे कि अग्री, कोटदीजी, मेहरगढ़, कालीबंगा, सिंध, बलूचिस्तान, विलुप्त सरस्वती नदी की घाटी के चलिस्तान, आहड़ राजस्थान की खुदाई में उपलब्ध लाल रंग के पात्रखंड एवं अन्नागार प्राप्त हुए हैं। तो जो पूर्वी हड़प्पा है, पूर्वी सिंधु घाटी सभ्यता है, यहाँ के जो हमें पात्र मिले हैं कहाँ कहाँ से मिले हैं, तो आगे से कोटदीजी, मेहरगढ़, कालीबंगा, सिंध, बलूचिस्तान, विलुप्त सरस्वती नदी की घाटी के जो चलिस्तान है, आहड़ राजस्थान की खुदाई से उपलब्ध लाल रंग के पात्र और अन्नागार प्राप्त हुआ है। उपयुक्त स्थानों में आरंभिक एवं पूर्व हड़प्पा कालीन स्थानों में कोटदीजी महत्वपूर्ण है। यह सिंधु नदी के तट पर मोहनजोदाड़ो के विपरीत तट पर स्थित है। मोहनजोदाड़ो उत्खनन के प्रथम सतह से हमें 39 फुट गहराई में उपलब्ध ऐसे साक्ष्य MM वस ने खोज निकाले हैं जो कोटदीजी के मृत भांडों के सदृश हैं। तो हमें कहाँ से मिले हैं, तो जो कोटदीजी है ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। किसका है, तो पूर्वी हड़प्पा कालीन बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तो जो मोहनजोदाड़ो है इसके विपरीत तट पर स्थित होने के कारण मोहनजोदाड़ो का जो उत्खनन प्रारंभ स्थल था, यहाँ से 39 फुट गहराई पर कुछ हमें मृत भांड मिले हैं जो कि कोटदीजी के मृत भांडों के सदृश दिखते हैं। अभी भी प्राप्त सुसज्जित मृत भांड कच्ची ईंटों से निर्मित निवास स्थल एवं अन्नागार निश्चित ही आरंभिक हड़प्पा सभ्यता के परिचायक हैं। चित्रात्मक सुसज्जित मृत भांड मेहरगढ़, कालीबंगा से भी उपलब्ध हुए। तो हमें चित्रित और जो सुसज्जित मृत भांड हैं वो मेहरगढ़, कालीबंगा से भी प्राप्त हुए हैं। मेहरगढ़ में नगरीय व्यवस्था सुनियोजित प्रकार से व्यवस्थित उपलब्ध हुई है। कालीबंगा के अवशेष भी आरंभिक हड़प्पा सभ्यता के हैं। यहाँ कच्ची मिट्टी के निवास स्थानों के साथ ही वर्णन युक्त कृषि का प्रयोग एवं जुता हुआ खेत मिलता है। अतः ज्ञात होता है कि यहाँ कृषि संस्कृति जीवन प्रारंभ हो गया था। तो जो मेहरगढ़ है यहाँ से हमें नगरीय व्यवस्था मिली, वो भी अच्छी प्रकार की मिली है। यहाँ से के जो निवास स्थान थे वो कच्ची ईंटों से बने हुए थे। यहाँ पे हमें कृषि का प्रयोग भी देखने को मिलता है और जुता हुआ खेत मिलता है। तो अब हमें समझ में आ गया कि हमारा हड़प्पा सभ्यता है इसमें जो कृषि की संस्कृति है वो भी मेहरगढ़ से जब साक्ष्य प्राप्त हुए तो पता चल गया कि उनके यहाँ पर प्रारंभ हो गई थी। नेक्स्ट आता है आरंभिक हड़प्पा सभ्यता के अवशेष। मृत भांड भूरे रंग के, सफ़ेद रंग के चित्रित होते थे। राजस्थान में अनेक भागों में उपलब्ध हुए हैं। प्राग हड़प्पा कालीन, आरंभिक एवं जो पूर्व हड़प्पा काल है उसके मृत भांड भी राजस्थान में सर्वप्रथम खोजने का श्रेय तात्कालिक पुरातत्व विभाग के पूर्व महानिदेशक अमलानंद घोष को दिया जाता है। तो राजस्थान से भी हमें काले, भूरे, श्वेत रंग से चित्रित मृत भांड मिले हैं जो कि प्राग हड़प्पा कालीन एवं आरंभिक हड़प्पा कालीन, पूर्व हड़प्पा कालीन के साक्ष्य माने जाते हैं। इनको खोजने का श्रेय किनको जाता है, अमलानंद घोष को दिया जाता है। सन 1953 में सोथी नामक स्थान से प्राग हड़प्पा मृत भांड प्राप्त हुए हैं। इन्होंने इसको सोथी संस्कृति नाम दिया है। तो कहाँ से 1953 में एक स्थान खोजा गया सोथी, जिसको सोथी संस्कृति नाम दिया गया है, वहाँ से भी हमें प्राग हड़प्पा मृत भांड मिले हैं। इसी प्रकार कालीबंगा और जो आहड़ संस्कृति है वो भी प्राग हड़प्पा योगीन है। तो हमने पहले पूर्व हड़प्पा को बांटा और फिर प्राग हड़प्पा को बांटा।
तो जो हमारी हड़प्पा कालीन नगर है वो हमें सोथी आ गया, राजस्थान से भी कई जगह मिले हैं, कालीबंगा, आहड़ संस्कृति के भी हमें साक्ष्य प्राग हड़प्पा युगीन ही प्राप्त होते हैं। प्राग हड़प्पा संस्कृति की खोज में वत्स, घोष, सांखलिया आदि विद्वानों ने योगदान दिया है। इनको बुली, कोशाम्बी, रोमिल थापर, कैमर, व्हीलर आदि ने भी योगदान दिया है। तो जो हमारी प्राग हड़प्पा संस्कृति है इसको खोजने का श्रेय जाता है वत्स, घोष, सांखलिया जी को, और कुछ अन्य भी हैं जैसे कि बुली, कोशाम्बी, रोमिला थापर, कैमर और व्हीलर आदि। विद्वानों की मान्यता को नकार दिया है। मतलब है कि इन विद्वानों ने हड़प्पा संस्कृति को विदेशी सभ्यता या संस्कृति से उद्भव का पक्ष प्रस्तुत किया था। तो इन्होंने क्या बताया था कि जो हड़प्पा सभ्यता है इसको ही विदेशी सभ्यता या संस्कृति से उद्भव माना था। इनके ये प्रस्तुत किए थे, साक्ष्य प्रस्तुत किए थे। फिर आती है उत्तर हड़प्पा सभ्यता, भारत में सर्वप्रथम नगरीकरण। तो उत्तर हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले क्या हुआ है, नगरीकरण प्रारंभ हो गया। हड़प्पा उत्खनन से 7 स्तरों पर विकसित हड़प्पा सभ्यता के अवशेष उपलब्ध होते हैं। सिंधु नदी की घाटी में 2 प्रमुख नगर हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के उत्खनन से ज्ञात होता है कि भारत में सर्वप्रथम नगरीकरण इन दोनों नगरों से प्रारंभ हुआ था। इस तथ्य को दृष्टिगत रखकर कहा जा सकता है कि नगर इस विशाल समूह का परिचायक है जिसकी जीविका प्रधानतः उद्योग धंधे, व्यापार, वाणिज्य एवं व्यावसायिक उत्पादन की दृष्टि से विनिमय प्रणाली पर ग्रामों से प्राप्त खाद्यान्नों पर आधारित थी। नगरीय सभ्यता के प्रथम प्रतीक भारत में हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो नगर थे। फिर आता है हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन या नगर योजना। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के नगर हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के उत्खनन से विशाल नगर योजना पर प्रकाश पड़ता है। यह नगर नदी के तट पर बसे हुए थे। इन नगरों का निर्माण सुनियोजित योजना के आधार पर किया गया था। उत्खनन के क्षेत्र से स्पष्ट होता है कि इस सभ्यता के प्रणेता नगर नियोजन की मूलभूत धारणाओं के साथ नगर संरचना कला से परिचित थे। फिर आती है नगर योजना। नगर का मूल आधार सड़कें थीं जो कि उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। चूँकि सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं अतः नगर कई आयताकार क्षेत्रों में विभक्त होकर शतरंज पट के समान दिखाई देता था। मतलब पूरी सड़कें कैसी थी, उत्तर से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम में एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। ऊपर से देखने पर शतरंज की जैसे दिखाई देती थी। फिर आती हैं सड़कें। प्रमुख सड़कों की चौड़ाई 33 फीट थी जो संभवतः राजमार्ग थे। नगर के आयताकार भाग 800 से 1200 वर्ग फीट के थे। इन आयताकार क्षेत्रों में कई छोटे मार्ग प्रमुख सड़कों से सीधे जुड़े होते थे। इनकी चौड़ाई लगभग 9 फीट से 18 फीट होती थी। इन मार्गों से बसाहट में जाने वाली छोटी छोटी गलियां होती थी। इनकी चौड़ाई कम से कम 2-4 फीट होती थी। सड़कों का निर्माण मिट्टी से किया गया था और कूड़ा करकट के लिए स्थान स्थान पर पात्र रखे होते थे। तो जो सड़कें थी वो कैसी थी, पहली बहुत बड़ी सड़क होती थी जो कि लगभग 33 फीट की होती थी, वह राजमार्ग था। फिर उससे आयताकार जो भाग है वह 800 से 1200 वर्ग फीट का बना होता था। जो बड़ी सड़क है जिसको राजमार्ग कहा जाता है, इससे छोटी सड़कें जुड़ी हुई थी जिनकी चौड़ाई 9 फीट से 18 फुट हुआ करती थी। उनसे छोटी छोटी सी गलियां होती थी और जिनकी सड़क की लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी होती थी, 4 फीट होती थी। और कूड़ा करकट के लिए जो अपना कचरादान होता है वैसे पात्र रखे होते थे जगह जगह पर। नगर 2 भागों में विभक्त था। नगर का केंद्र छोटा भाग धरातल से ऊंचाई पर स्थित होता था। इस क्षेत्र में सार्वजनिक एवं जो प्रशासनिक भवन हैं इनसे संयुक्त होकर सुरक्षा दीवार से घिरा हुआ था, अतः यह क्षेत्र दुर्ग के समान दृष्टिगोचर होता था। तो जो नगर है इसमें 2 भाग थे, एक थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ, एक नीचे उठा हुआ, मतलब नीचे बैठा हुआ। तो जो ऊपर उठा हुआ था, छोटा भाग था, धरातल से ऊपर था, उसमें सार्वजनिक और जो प्रशासनिक भवन है वो होते थे और इनको पूरी सुरक्षित दीवार से घिरा रखा गया था। उपयुक्त दुर्ग क्षेत्र के चारों ओर परिधि से निचले धरातल पर निचली विशाल बस्तियां जनसाधारण के लिए निर्मित की गई थी। यह क्षेत्र सामान्य नगरवासियों के लिए था। दोनों क्षेत्रों के भवन निर्माण एक ही प्रकार के थे, किंतु दुर्ग क्षेत्र के भवन विशाल और नीची बस्ती के भवन छोटे होते थे। जो दुर्ग है जो ऊंचाई पर है वो विशाल थे उनके भवन, और जो नीची बस्ती बसी हुई है उनके छोटे छोटे भवन थे और यहाँ पर सामाजिक लोग रहते थे।
फिर आती है सैनिटरी प्रणाली। वर्तमान नगरीय सभ्यता में पानी एवं मलमूत्र के निकास को अत्यधिक महत्व दिया जाता था। आधुनिक सभ्यता में इस प्रणाली को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। यह एक सुखद आशय है कि सैंधव सभ्यता के नगर में गंदे पानी के निकास को सुनियोजित प्रणाली द्वारा नगर के बाहर निकाला जाता था। मतलब यहाँ की जो नालियाँ होती थी वह उनका पूरा गंदा पानी जितना भी होता था वह नगर के बाहर जाता था। इन नालियों के मध्य में कहीं कहीं पर बड़े गड्ढे जो कि वर्तमान में चैम्बर होते हैं वो बनाए गए थे, जहाँ कूड़ा करकट एकत्रित हो जाता था तथा पानी का निकास प्रवाह यथावत बना रहता था। मतलब जगह जगह पर चैम्बर बनाए गए थे जहाँ से कूड़ा करकट वगैरह निकाला जा सकता था। फिर आती है रोम सभ्यता के अतिरिक्त विश्व की प्राचीन अन्य किसी भी सभ्यता में इस प्रकार की नालियों की योजना नहीं मिलती है। जो इस प्रकार की नालियाँ जो वर्तमान में हमारे नगरों में होती हैं वो हड़प्पा सभ्यता में थी, और रोम सभ्यता है उसको, दोनों सभ्यताओं को छोड़कर किसी भी सभ्यता में ऐसी नालियों की योजना नहीं मिलती है। सैंधव सभ्यता का महत्व नगरों को गंदे पानी से मुक्त रखने की प्रणाली की योजना के लिए वर्तमान विश्व सभ्यता में हमें उनके ऋणी रहेंगे। भैया विश्व में इन्हीं से हमने जो नगर की योजना है वो हड़प्पा सभ्यता से ली है। फिर आती है नालियाँ 9 इंच चौड़ी होती थी, 1 फुट गहरी होती थी, चूने और ईंट से निर्मित थी। नालियाँ पत्थरों से ढकी होती थी। इस प्रकार की नालियाँ विशाल स्नानागार में भी पाई जाती हैं। तो जो नालियाँ हैं वो कैसी होती थी, तो 9 इंच की चौड़ी और 1 फीट की गहरी, पानी उसमें ना रिसे इसलिए चूने और ईंट से उनको बनाया गया था। ऐसी जो नालियाँ हैं वह हमें स्नानागार के आसपास भी मिल जाती हैं। गली की नालियाँ छोटी सड़कों और छोटी सड़कों की नालियाँ बड़ी सड़कों से जुड़ी होकर मुख्य नाली, जिसे ग्रेनेज लाइन कहा जाता है, उससे मिलती थी। यूरोपीय नगर में इस प्रणाली का विकास 18वीं शताब्दी में हुआ था। अतः सैंधव सभ्यता की यह जो नाली प्रणाली है वह एक आश्चर्यजनक प्राचीन प्रणाली स्वीकार की गई है। नेक्स्ट आते हैं भवन निर्माण। सिंधु घाटी की सभ्यता के प्रमुख नगर हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो को उत्खनन से प्राप्त भवनों के अवशेषों से ज्ञात होता है कि भवन सड़कों के दोनों किनारे बने हुए थे। भवन निर्माण में सिंधु सभ्यता के नागरिक सुनियोजित ढंग से स्वच्छता, प्रकाश एवं सुंदरता से चौकोर भवनों का निर्माण करते थे। भवन के मध्य में एक आंगन होता था और इसके चारों ओर बड़े और छोटे कमरे होते थे। भवन लकड़ी द्वारा पक्की ईंटों से निर्मित कमरे के विशाल प्रशासकीय एवं राजभवन के रूप में मिलते थे। एक विशाल भवन जिसका आगे का भाग 85 फीट ऊंचा और गहराई 97 फीट होती थी, मध्य में 32 फीट आंगन सहित एक उत्खनन से प्राप्त हुआ है। मतलब इसमें क्या मिला है, एक कमरा मिला है, एक बड़ा आंगन मिला है, चारों तरफ छोटे छोटे कमरे मिले हैं, एक प्रशासकीय और एक राजभवन के रूप में भी मिलता है। विशाल भवन जिसका जो आगे का भाग है वह 85 फीट ऊंचा, गहराई उसकी 97 फीट, मध्यम में 32 फीट ऊंचा आंगन होता था। इस भवन में बड़े द्वार जिसमें रथ और बैलगाड़ी प्रवेश कर सकती थी प्राप्त हुआ है। दरवाजे, खिड़कियाँ की जो हाल देखकर ज्ञात होता है कि यह एक विशाल भवन या जो अन्य सामाजिक भवन है, मंदिर, पाठशाला हो सकती है। ईंटों की लंबाई चौड़ाई 20 बाय 10 बाय 3 के इंच में है। इस दीवार की मोटाई 5 फीट तक प्राप्त हुई है। भवन के ऊपर की मंजिल में प्रवेश के लिए जीना और गोलाकार कुएं भी प्राप्त हुए हैं। कमरों में अलमारी के खांचे और हाथी दांत की वस्तुएं प्राप्त होती हैं जो कि खूंटियों का काम करती थीं। रसोई घर में ईंट के चूल्हे हैं। स्नानागार है, स्नानागार के निकट ही शौचालय प्राप्त होता है। कुछ भवनों में विशेषकर हड़प्पा के उत्खनन में अनाज संग्रह करने की खंतियाँ होती हैं वह प्राप्त हुई हैं, जो यहाँ पे अनाज का संग्रहण किया जाता था। इस प्रकार के अनाज संग्रहालय मेसोपोटामिया में से भी प्राप्त होते हैं। भवन की एक विशेषता यह है कि यहाँ पर खिड़की, दरवाजे प्रमुख सड़कों की ओर नहीं खुलते थे। उपरोक्त भवन विवरण है, इससे स्पष्ट होता है कि सिंधु घाटी निवासी भवन निर्माण में दक्ष थे। नेक्स्ट आता है स्नानागार। खुदाई से प्राप्त भवनों में सर्वोत्तम एवं सर्वोत्कृष्ट भवन एक विशाल स्नानागार या जलाशय के रूप में मिलता है। इस स्नानागार की लंबाई 55 मीटर है, चौड़ाई 33 मीटर है। इसके मध्य में 12 मीटर लंबा और 7 मीटर चौड़ा 21 मीटर गहरा जलाशय मिलता है। जलाशय के चारों ओर ऊंचे चबूतरे
और बरामदे हैं। जलाशय में उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई हैं। जलाशय का फर्श, दीवारें पक्की ईंटें चूने से जुड़ाई की गई है। यह कार्य इतनी बारीकी से किया गया है कि इन पर पानी का प्रभाव दृष्टिगोचर नहीं होता। स्नानागार में 6 प्रवेश द्वार हैं। स्नानागार का ढाल दक्षिण पश्चिम में दिया गया है, जो कि नालियां से रिक्त किया गया है। स्नानागार के पार्श्व में कुआं है, जिससे जलाशय पुनः भर जा सकता था। जलाशय के उत्तर की ओर एक मार्ग पर दोनों ओर छोटे छोटे से कमरे प्राप्त होते हैं। इस विशाल स्नानागार के निकट 4 स्नान गृह मिलते हैं। जुड़ाई का कार्य जिप्सम से किया गया है और 1 इंच मोटा प्लास्टर किया गया है। फिर आता है स्नानागार के संबंध में विद्वानों की धारणा। डॉक्टर राजवल्ली पांडे के मतानुसार जलाशय का उपयोग विशेष पर्व पर किया जाता था। A.L. बर्शम कहते हैं कि हिंदू मंदिरों में बने हुए जलाशय के समान इसका प्रयोग भी धार्मिक कार्यों के समय होता था तथा ऊपरी हिस्से में बने हुए कक्ष पुजारियों के लिए रहने के लिए थे। कुछ विद्वानों ने जलाशय को आमोद प्रमोद तथा तैरने के लिए पुष्कर स्विमिंग पूल हेतु बनाया गया दर्शाया है। उपरोक्त वर्णन से ज्ञात होता है कि भवन निर्माण एवं जल सफाई के लिए प्रयुक्त नालियां और सड़क के निर्माण का प्रबंध एक सार्वजनिक समिति के हाथों में रखा होगा, अन्यथा नगर विन्यास इतना सुंदर संभव नहीं था। फिर आती है हड़प्पा सभ्यता में गोदीवाड़ा एवं अन्न भंडार। लोथल के गोदीवाड़ा के अवशेष का वर्णन कीजिए। संक्षिप्त वर्णन कीजिए हड़प्पा कालीन गोदीवाड़ा का और हड़प्पा कालीन अन्न भंडार का। तो हड़प्पा कालीन गोदियाँ। हड़प्पा अर्थात सिंधु घाटी की सभ्यता सिंधु नदी ही नहीं वरन वर्तमान पंजाब क्षेत्र की रावी, व्यास, चेनाब, सतलज सहित सिंधु नदी की सहायक नदियों के समीप व्याप्त थी। हड़प्पा सभ्यता में बैलगाड़ियों की मणिमूर्तियों से ज्ञात होता है कि हड़प्पा मोहनजोदाड़ो के नगर निवासियों के खाद्यान्न एवं अन्य सामग्री की पूर्ति बैलगाड़ियों द्वारा मालवाहन करके की जाती थी। इन नदियों के जल में नौकाओं द्वारा भी मालवाहन किया जाता था, मतलब यहाँ से वहाँ बैलगाड़ियों का प्रयोग करते थे सामान ले जाने के लिए, और दूसरा नौकाएं जो हैं नौकाएं हैं उनका प्रयोग किया जाता था। हड़प्पा संस्कृति और सभ्यता के अनेक सांस्कृतिक क्षेत्र एवं स्थलों की खुदाई करके इसके विस्तार को ज्ञात किया गया है। इसमें चंदहुंदड़ो, कोटदीजी, रोपड़, सुतकांगेडोर, सुक्ता खोह, बालकोट, अल्लाह दीनू, बनावली भंडारा, कालीबंग और लोधल आदि उल्लेखनीय हैं। तो हमें कौन कौन से मिलते हैं? कुछ खुदाई से स्थल मिले हैं, जो कि हो गया पहला चंदहुंदड़ो, कोटदीजी, रोपड़, सुतकांगेडोर, सुक्ता खोह, बालाकोट, अल्लाहदीनी, बनावली भांडा, कालीबंगा, लोथल आदि। हड़प्पा स्थापत्य में बंदरगाह एवं गोदीवाड़ों का भी अस्तित्व मिलता है। पहले आते हैं बंदरगाह। हड़प्पा सभ्यता में अरब सागर के तट पर स्थित सुतकांगेडोर, सुल्का कोह एवं बालाकोट की पहचान बंदरगाहों के रूप में की गई है। यह दोनों स्थान वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित हैं। कौन कौन से? सुतकांगेडोर, सुतकाहोख और बालाकोट। सुतकांगेडोर एवं सुक्ता खोह पाकिस्तान के मकराना के समुद्री तट पर स्थित है। इसकी खोज स्टाइन के द्वारा 1927 में की गई थी, किंतु कालांतर में 1962 में जॉर्ज के द्वारा किए गए पुरातत्वीय सर्वेक्षण में इस बस्ती का उपयोग बंदरगाह के रूप में करने की पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध होते हैं। समुद्र तट पर स्थित इस हड़प्पाकालीन बस्ती से सिंधु उपत्यका एवं मेसोपोटामिया के मध्य व्यापारिक कार्य करने हेतु विशाल नौकाओं का प्रयोग किया जाता था। बालाकोट वर्तमान पाकिस्तान के बलूचिस्तान के दक्षिण से अरब सागर की तटवर्ती पट्टिका पर कराची से लगभग 88 किलोमीटर दूर स्थित एक बंदरगाह है। इस स्थल का उत्खनन सन 1979 से 1981 में डेलस के द्वारा किया गया था। इस उत्खनन से प्राप्त जो पूरा सामग्री है इस स्थल के बंदरगाह होने के प्रमाण उपलब्ध कराती है। उपरोक्त दोनों ही हड़प्पाकालीन स्थानों में के अतिरिक्त अन्य किसी भी स्थान पर बंदरगाह प्राप्त नहीं हुए हैं, सुतकांगेडोर और बालाकोट। फिर आते हैं हड़प्पा सभ्यता की गोदियाँ। सामान्यतः बंदरगाहों के साथ ही गोदियाँ स्थित रहती हैं। इन गोदियों पर नौकाएं एवं जो मालवाहक समुद्री जहाज माल आशाव उतारने तथा पुनः मार भर
कर गहरे समुद्र में प्रवेश करने के लिए होते हैं। हड़प्पा सभ्यता में गोदी स्थल नदियों के किनारे पर उपस्थित हैं। इन स्थानों पर बंदरगाह स्थित होना संभव ही नहीं था, किंतु नदी मार्ग से नौकाओं का प्रवेश हो सकता था। हड़प्पा एवं मोहनजोदाड़ो में इन मालवाहक नौकाओं की शरणास्थली गोदियों का जो कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं होता। संभव है कि यह गोदियां नष्ट हो गई होंगी और इनका कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं होता, किंतु इन स्थानों पर गोदियां होने का अनुमान लगाया जा सकता है। मतलब ये हमें कोई प्राप्त नहीं हुई है इसकी शरणार्थी गोदियों की, लेकिन इसके प्रमाण हो सकते हैं कि शायद नष्ट हो गए हों और ऐसा उपस्थिति मानी जा सकती है। हड़प्पा सभ्यता एवं स्थापत्य में गोदी या गोदीवाड़ा का स्पष्ट प्रमाण गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले के सारंगतल नामक गांव के विशालटीरे लोथल नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता का सिंधु की उपास्तिका से कक्ष लोथल अहमदाबाद के निकट होकर सौराष्ट्र एवं मालवा तक व्याप्त होना एक शोध का विषय है। लोथल की खुदाई का विस्तृत पुरातत्वीय वर्णन S.R. राव ने लोथल एवं सिंधु सभ्यता नामक उत्खनन रिपोर्ट में सचित्र एवं आकृतियों के साथ किया है। इससे हड़प्पाकालीन सभ्यता एवं स्थापत्य कला में गोदियों के अस्तित्व पर प्रकाश पड़ता है। नेक्स्ट आता है लोथल में 1.5 किलोमीटर के घेरे में नगरीय बसावट प्राप्त हुई है। नगर 6 भागों में विभाजित था। पक्की ईंटों का बना विशाल घेरा मिला है। श्री राव के मतानुसार इसकी उत्तरी दीवार स्थित प्रवेश द्वार 12 मीटर चौड़ा से जहाज भोगवा नदी से होकर प्रवेश करता था। मतलब एक बहुत बड़ा सा प्रवेश द्वार है जहाँ से जो जहाज में भोगवा नदी में प्रवेश करता था। एक नहर भोगवा नदी से समृद्ध थी, एक नहर बनाई गई थी। इस भाग में पानी भरा जाता था। श्री राव के अनुसार यह स्थान जहाज़ों की गोदियाँ और गोदीवाड़ा था। इस नगर एक प्रसिद्ध बंदरगाह भी था। यदि इस तथ्य को स्वीकार किया जाए तो विश्व का प्राचीनतम गोदीवाड़ा लोथल में स्थित है। गोदीवाड़ा के निकट ही एक गोडाउन नुमा स्थल भी था, मतलब जहाँ पे सामान वगैरह रखा जाता होगा, जहाँ जहाज़ों से उतारा गया सामान अस्थायी रूप से रखा जाता था। दोनों स्थानों के मध्य स्थित दुर्गों से जहाज़ों के आवागमन पर निगाह रखी जाती थी। फिर आती है समीक्षा। अहमदाबाद के निकट ही स्थित लोथल की खुदाई से अरब सागर से दूरस्थ स्थान पर गोदीवाड़ा के स्पष्ट प्रमाण मिले हैं। सकारात्मक पुरातत्वीय विचारधारा के अनुसार इस प्रकार की गोदियाँ हड़प्पा सभ्यता एवं स्थापत्य कला के अंतर्गत अन्य संस्कृति स्थलों पर भी निर्मित होना स्वाभाविक है। मतलब अन्य जगहों पर भी ये निर्मित हो सकती हैं, लेकिन वही है ना कि साक्ष्य नहीं मिल रहे हैं तो इसके स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलते, लेकिन हो सकती हैं। हड़प्पा सभ्यता में मानवीय आवश्यकताओं की सामग्री की पूर्ति गोदियों द्वारा की जाती थी, जहाँ पर लोथल के विश्व के प्राचीनतम गोदीवाड़ा से सिद्ध होता है। फिर आते हैं हड़प्पाकालीन अन्नागार एवं अन्न भंडार, मतलब जहाँ पे अन्न का भंडार किया जाता था। अन्न उत्पादन और उनका संग्रह भारत में पशुचरी सभ्यता के साथ ही प्रभावित हो गया था। मतलब जैसे ही पशुचारण प्रारंभ हुआ वैसे ही हम अन्न का भंडार कर सकते हैं और उसका उत्पादन भी करना प्रारंभ करते लिया था। हड़प्पा एवं मोहनजोदाड़ो की प्रथम नगरीय संस्कृति सभ्यता स्थापत्य से इसके स्पष्ट प्रमाण उपलब्ध होते हैं। इस नगरों के अस्तित्व में आने का इसका पोषण करने वाले ऐसे क्षेत्र का अस्तित्व रहा होगा जहां पर्याप्त अतिरिक्त अनाज उत्पादन किया जाता था। मतलब इनको ऐसी जगह पर बनाया गया जहां पर पर्याप्त मात्रा में अन्न का उत्पादन होता था। यह अन्न संग्रह अर्थव्यवस्था का प्रमुख अंग बन गया था। सिंधु उपत्यका के इन नगरों की खुदाई में बड़े बड़े अन्नागार एवं अन्न संग्रह के कोठार मिले। मतलब हड़प्पा सभ्यता के जब उत्खनन करते हैं तो मोहनजोदाड़ो से भी हड़प्पा से गए कई अन्नागार, बड़े बड़े अन्नागार हमें प्राप्त हुए हैं खुदाई में। यह जो कोठार थे इसमें इतने बड़े थे कि इसमें किसी भी व्यक्तिगत संपत्ति नहीं रखी जा सकती थी। मतलब इसमें कोई व्यक्तिगत संपत्ति नहीं रख सकते, मतलब बहुत बड़े होते थे, इतनी संपत्ति होगी नहीं उनके पास, तो बल्कि इनका प्रयोग क्यों किया जाता था, अन्न भंडार के लिए किया जाता था। मोहनजोदाड़ो के विशाल स्नानागार के पीछे खुदाई में एक विशाल अन्नागार अर्थात अन्न कोठार का अस्तित्व मिलता है। मतलब जो स्नानागार है उसके पीछे ये अन्नागार मिला है, बहुत विशाल है। यह अन्न कोठार मुख्यतः पूर्व से पश्चिम तक
50 मीटर लंबा और 25 मीटर चौड़ा था। हड़प्पा के राजमार्ग के दोनों ओर 6-6 की पंक्तियों में विशाल अन्न भंडार थे। प्रत्येक अन्नागार है या धन्नागार है लगभग 16 मीटर लंबे और 7 मीटर चौड़े होते थे। यह अन्नागार 2 पंक्तियों में विभाजित थे। प्रत्येक कक्ष में धान्य या अन्न संग्रह किया जाता था। प्रत्येक कमरे की ओर बाहर बरामदे होते थे। इन अन्नागारों और अन्नकूटों में अन्न एकत्रित करने के बाद आवश्यकता अनुसार नगर निवासियों में वितरित कर दिया जाता था। मतलब ये कितने बड़े होते थे, तो जो विशाल अन्नागार है वह 50 मीटर लंबा और 25 मीटर चौड़ा मिला है। और ऐसे ही जो हड़प्पा है वहाँ के राजमार्ग के दोनों ओर 6-6 पंक्तियों में विशाल अन्नागार स्थित था और जिसकी लंबाई थी 16 मीटर और चौड़ाई थी 6 मीटर। और इसके बीच में एक राजमार्ग था, इसमें अन्न को भरा जाता था। फिर जब ज़रूरत पड़ती थी तो गरीबों में या लोगों में बांट दिया जाता था आवश्यकता अनुसार। अन्नागार की हड़प्पा कालीन अन्न संग्रह भंडार की स्थापत्य शैली विशिष्ट प्रकार की थी। सत्ता के केंद्र में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो युग में धन्नागार, अन्नागार और अनाज के कोठार को इस श्रेष्ठ व्यवस्था से ज्ञात होता है कि नगरीय प्रशासन कितना दक्ष और सक्षम था। निश्चित ही नगर प्रशासन द्वारा ऐसी व्यवस्था स्थापित की गई थी कि जनता की आवश्यकता अनुसार अन्न उपलब्ध हो और उसे वितरित किया जा सके। नगरीय प्रशासन के अंतर्गत यह एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था थी। तो इसमें बहुत अच्छे से इस व्यवस्था को संचालित किया जा रहा था कि अन्न को भंडारित किया जाता था और आवश्यकता अनुसार उनको जो अन्न है वह वितरित कर दिया जाता था। यह एक नगरीय प्रशासन के अंतर्गत एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था थी। फिर आते हैं हड़प्पा सभ्यता कालीन अन्नागार और जो वामपंथी इतिहासकार हैं उनके विचार। तो जो हड़प्पा काल में अन्नागार थे उसे वामपंथी अपनी विचारधारा बताते हैं, उनको हम देखते हैं। यद्यपि सिंधु घाटी की नगरीय सभ्यता में राजतंत्रीय व्यवस्था का कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं होता है, तथापि वामपंथी इतिहासकार दामोदर कौशाम्बी, रोमिला थापर आदि ने हड़प्पा सभ्यता एवं स्थापत्य में विशाल अन्नागार एवं अन्य संग्रह हेतु कोठारों के आधार पर सिंधु सभ्यता के नगरों में राज्य के अस्तित्व को प्रमाणित करने का अनर्थक प्रयास किया है। इन इतिहासकारों के अनुसार अन्न संग्रह की इस व्यवस्था से राज्य के अस्तित्व का पता चलता है। इनके मतानुसार कुछ लोग या कृषक अतिरिक्त अनाज उत्पादन करते थे। इसकी वितरित की व्यवस्था सत्ता एवं राज्य के रूप में स्थापित हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के राजतंत्र द्वारा संयोजित, निर्देशित एवं नियंत्रित की जाती थी। मतलब कौन नियंत्रित करता था? राजतंत्र के द्वारा इसको नियोजित किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता में कृषक वर्ग द्वारा उत्पादित अनाज का उपभोग ऐसी नगरीय जनता द्वारा करना जो अनाज का उत्पादन नहीं करती थी। एक कल्पना को आधार बनाकर वामपंथी इतिहासकारों ने तात्कालिक सभ्यता में वर्ग विभाजन की भी खोज की है। इनके मतानुसार इसका अर्थ यही है कि बहुतों पर चंद लोगों को शासन व्यवस्था पर आधारित वर्ग विभाजन तथा क्रम विभाजन के बिना प्राचीन युग में नगरों का अस्तित्व संभव नहीं था। मतलब कुछ वामपंथी बोलते हैं कि प्राचीन काल में भी वर्ग विभाजन या क्रम विभाजन चलता था, वरना इसके बिना इतनी बड़ी नगर व्यवस्था का अस्तित्व होना असंभव है। ज्ञातलब है कि हड़प्पाकालीन नगरों में राजतंत्र और उसके उत्तराधिकारियों का कोई भी अस्तित्व या चिन्ह उपलब्ध नहीं हुआ है, किंतु इस आधार पर विंसेंट स्मिथ एवं अन्य पाश्चात्य इतिहासकारों ने प्राचीन भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि पर कृषकों के अधिकार को नकार कर राजा के आधिपत्य सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। प्राचीन भारतीय प्रशासन एवं अर्थव्यवस्था में राजतंत्र एवं वर्ग विभाजन को तथाकथित रूप से स्थापित करके प्राचीन भारतीय इतिहास का तथ्यों के विपरीत वर्णन करने का प्रयत्न किया गया है। वस्तुतः हड़प्पाकालीन अन्नागार एवं इसका स्थापत्य एक नगरीय प्रजातांत्रिक व्यवस्था थी। इसमें राजतंत्र एवं वर्ग विभाजन खोजना एक निरर्थक प्रयत्न होगा। इसके साथ हमारा हड़प्पाकालीन स्थापत्य कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वैदिक साहित्य में स्थापत्य। पहला क्वेश्चन है, वैदिक साहित्य के आधार पर वैदिक स्थापत्य की प्रमुख विशेषताएं बताइए। वैदिक स्थापत्य पर एक लेख लिखिए। वैदिक स्थापत्य की विवेचना कीजिए। वैदिक स्थापत्य में वर्णित वैदिक स्थापत्य कला, वैदिक साहित्य में वर्णित जो वैदिक स्थापत्य कला है उस पर प्रकाश डालिए। पहले आती है प्रस्तावना।
वैदिक सभ्यता का संदर्भ वैदिक कालीन भारतीय आर्य समाज एवं संस्कृति के साथ जुड़ा हुआ है। वैदिक स्थापत्य पर प्रकाश डालने और उनकी विवेचना करने के पूर्व हम वैदिक कालीन भारत की सीमाओं को ज्ञात करना आवश्यक प्रतीत होता है। जिस क्षेत्र में वह स्थापत्य व्याप्त थी, भारतीय वैदिक कालीन स्थापत्य का संबंध आर्यों के साथ स्थापित है। आर्य सभ्यता एवं संस्कृति एवं स्थापत्य का सबसे प्राचीन स्रोत ऋग्वेद संहिता है, जो न केवल भारतीय वरन आर्य जाति का भी सबसे प्राचीन ग्रंथ है। ऋग्वेद कालीन भारत के आर्य विस्तृत भूभाग में बसे हुए थे। उस क्षेत्र में इन्होंने स्वतंत्रता से अपनी संस्कृति के साथ वेद साहित्यों में वर्णित स्थापत्य कला का विकास किया। ऋग्वेद कालीन भारत की भौगोलिक सीमाएं ऋग्वेद में उल्लिखित नदियों के नाम से ज्ञात होती हैं। पहले आता है पश्चिम भारत में कुंभा, जो कि काबुल है, कुर्म, जो कि कुर्रम है, गोमती, गोमल है अभी की, शुवास्तु, श्वात और नदियों के नाम के सदृश इन स्थानों से ज्ञात होता है कि जो हड़प्पा कालीन संस्कृति है वह, या जो वैदिक कालीन संस्कृति है, वो कितनी जगहों पर, कितने स्थानों में फैली हुई थी। इस काल में अफगानिस्तान भी भारत का ही अंग था। वैदिक साहित्य में वर्तमान पंजाब की पंचनद नदियों का भी उल्लेख मिलता है, अर्थात सिंधु को सिंध, विशिष्टा को वर्तमान में झीलम कहा जाता है, अस्किनी जिसको वर्तमान में चेनाब, पारुष्णी इसको इरावती या फिर रावी कहा जाता है, बिपाशा इसको वर्तमान में ब्यास नदी के नाम से जोड़ा जाता है। उत्तर भारत की सतलज, सरस्वती, यमुना और गंगा नामों का भी उल्लेख हमें वैदिक साहित्य में मिलता है। ऋग्वेद में उषा मतलब प्रातः काल में सूक्त हैं। इसमें पंजाब के अद्भुत प्रातकालीन सौंदर्य की झांकी मिलती है। ऋग्वैदिक सूत्रों में मेघ और बिजली, मेघों और पर्वतों से घनघोर अनवरत वर्षा के रूप में ब्रह्मवर्त प्रदेश की प्रकृति का वर्णन भी उपलब्ध होता है। इस क्षेत्र में विलुप्त सरस्वती और दृशदुति की धारा प्रवाहित होती थी। विद्वानों के अनुसार यही अधिकांश भाग ऋग्वैदिक भारत का भाग रहा होगा। उपयुक्त कथनों की पुष्टि वैदिक साहित्य में वर्णित जनों अर्थात प्रदेशों से होती है, अर्थात इसमें गांधार, मूजवंत, अनु, द्रोहा, तुर्वशु, मध्य प्रदेश में स्थित पुरु और भरजन आते हैं। सिंधु नदी के पश्चिम में 5 जन थे, जिसमें प्रमुख आते हैं अनिल, जो कि वर्तमान में अफगानिस्तान है, पवर्थ, जो कि वर्तमान में पख्तूनिस्तान है, और भनाल, जो कि बुलंदर्रा क्षेत्र है, शिव सिंध के निकट का क्षेत्र, और विषाणी भी स्थित हैं। तो कौन कौन से हैं हमने मुख्यतः देखते हैं जो वैदिक साहित्य में जनों का विभाजन किया गया है। तो पहले आते हैं गंधार, मूजवंत, अनु, तुर्वश मध्य प्रदेश में स्थित पुरु और भरत जनपद, और सिंधु नदी के पश्चिम में स्थित 5 जन थे, जिनमें प्रमुख आते हैं अनिल वर्तमान में अफगानिस्तान, पवत पख्तूनिस्तान, भनाल बुलंदर्रा, शिव सिंध के निकट का क्षेत्र, और विषाणिन आदि। इन विभिन्न आर्यजनों ने अपने प्रभुत्व स्थापना के साथ ही समस्त उत्तरी भारत में आर्य सभ्यता संस्कृति को व्याप्त करके वैदिक स्थापत्य पर प्रकाश डाला है, विकास किया है। पूर्व उत्तर भारत में आर्यों की सभ्यता स्थापित हो गई थी, इन जन से प्राप्त होता है। फिर आते हैं वैदिक स्थापत्य। चारों वेदों में वैदिक सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ है। वैदिक स्थापत्य में जो 4 वेद हैं, इनमें जो ऋग्वेद है वह सबसे प्राचीन ग्रंथ है। ऋग्वेद में स्थापत्य संबंधी विविध उल्लेख एवं वर्णन से ज्ञात होता है कि यह 2000 वर्ष ईसा पूर्व आर्यजन भवन निर्माण स्थापत्य में प्रवीण थे। ऋग्वेद, यजुर्वेद एवं सामवेद, अथर्ववेद के साथ ही हमें परवर्ती वैदिक साहित्य के अनेक संदर्भों से वैदिक स्थापत्य पर प्रकाश पड़ता है। इसके विशेष रूप से ऋग्वेद एवं अथर्ववेद में भवन विन्यास एवं वास्तुशास्त्र का वर्णन अधिक उपलब्ध होता है। वैदिक कालीन स्थापत्य की परंपरा कालांतर में विदेशी आक्रमण, विशेषकर इस्लाम के प्रभाव से धूमिल हो गई है।
किंतु दक्षिण भारत में आर्यों के प्रव्रजन के पश्चात इस परंपरा का निर्वाह अवैध रूप से किया गया है। वर्तमान में वैदिक स्थापत्य के वैज्ञानिक महत्व को स्वीकार करके संपूर्ण भारत में वैदिक वास्तुशास्त्र के सिद्धांतों के आधार पर ही भवन के साथ ही अन्य निर्माण कार्य भी करने की प्रवृत्ति विकसित हो गई है। वैदिक स्थापत्य की विवेचना, जहाँ तक वेद और उनकी संहिताओं से ऐतिहासिक एवं स्थापत्य सामग्री प्राप्त होने का प्रश्न है, यह महत्वपूर्ण है, किंतु प्राप्त साक्ष्य एवं प्रमाणों का तारतम्यतापूर्ण विवरण प्राप्त नहीं होता है। इसका कारण वैदिक रचनाओं की रचना इतिहास एवं स्थापत्य लिखने की दृष्टिकोण से नहीं की गई थी। पाणिनि के अष्टाध्यायी सूत्रों के समान ही वैदिक स्थापत्य का उल्लेख आकाशमक किया गया था। इन रचनाओं की रचना मुख्यतः यज्ञों में उच्चारण के लिए की गई थी, किंतु प्रसंगतः इन उच्चारणों में वैदिक स्थापत्य के तथ्यों का उल्लेख भी हो गया था। अतः इस आधार पर वैदिक स्थापत्य की विवेचना की जा सकती है। वैदिक स्थापत्य में भवन निर्माण, हवन, यज्ञ कुंडों का परिमापन करके स्थापत्य के अनेक संदर्भ उपलब्ध होते हैं। यद्यपि वैदिक स्थापत्य कला के नमूने कालकलवित हो गए हैं और उनके कई अवशेष उत्खनन से प्राप्त नहीं होते, तथापि वेद साहित्य के संदर्भ में इनका विवरण एक विवेचना प्रस्तुत की जा सकती है। फिर आते हैं वैदिक स्थापत्य का मापन एवं परिमापन। ऋग्वैदिक रचनाओं में मान एवं विशिष्ट नाम के दो ऋषियों की उत्पत्ति के पश्चात यह संबंध में कलश से अवतरित होने का उल्लेख प्राप्त होता है। जो वैदिक स्थापत्य है उसका मापन और हम परिमाप देखते हैं तो ऋग्वेद की कुछ ऋचाएँ हैं, इसमें मान और जो वशिष्ठ नाम के दो ऋषि हैं उनकी उत्पत्ति कलश से बताई गई है। अगस्त ऋषि की उत्पत्ति भी कलश से मानी जाती है। वास्तुशास्त्र में जो अगस्त हैं उनको वास्तु विद्या का आचार्य स्वीकार किया गया है। उपयुक्त विवेचना मान का अर्थ मापन एवं परिमाप से प्रकट होता है। इससे ज्ञात होता है कि वैदिक स्थापत्य निर्माण के पूर्व और उस निर्माण का स्पष्ट मापन किया जाता था। वर्तमान में भी मापन के पश्चात ही किसी निर्माण कार्य को मूर्त रूप दिया जाता है। वैदिक स्थापत्य शास्त्र की परंपरा आज भी भारतीय संस्कृति में विद्यमान है। यह इस तथ्य से प्रमाणित होता है कि आज भी भारत में भवन और अन्य निर्माण कार्य करने से पूर्व देवताओं का आह्वान एवं हवन पूजन किया जाता है। ऋग्वेद ऋचाओं में अनेक स्थानों पर वस्तुपति देवता का संदर्भ मिलता है। वैदिक संहिताओं में इंद्र के साथ वास्तुपति को भी एक कुशल सृष्टा अर्थात कारीगर कहा गया है। फिर आते हैं वैदिक स्थापत्य में भवन निर्माण। वैदिक स्थापत्य में भवन निर्माण। वैदिक स्थापत्य में मंदिर एवं मूर्ति स्थापत्य कला का उल्लेख नहीं मिलता है। वेदकालीन भारत में भवन स्थापत्य कला सुरुचि एवं सादगीपूर्ण थी। आर्यजन आडंबर रहित सरल एवं सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत करते थे। यद्यपि आर्य में सौंदर्य बोध होने के प्रमाण ऋग्वेद एवं परवर्ती वैदिक साहित्य से ज्ञात होता है, तद्यपि इसके द्वारा निर्मित भवन आडंबर रहित होते थे, ज़्यादा दिखावा नहीं करते थे। वैदिक स्थापत्य के अंतर्गत निर्मित भवन 3 प्रमुख भागों में विभाजित थे। पहला आता है गृहद्वार, जिसके सम्मुख अजिर जिसको आंगन स्थान था, आंगन कहा जाता है, वो स्थान था। भवन का दूसरा भाग जिसमें सभा या स्थान मंडप संबोधित किया जाता है। वस्तुतः यह स्थान आगंतुकों का स्वागत कर बैठक के रूप में प्रयुक्त किया जाता था। वर्तमान में इसको बैठक अर्थात ड्राइंग रूम कहा जाता है। भवन का तीसरा भाग अर्थात कोष्ठ अंतःपुर कहा जाता है। इस पर पत्नी अर्थात स्वामिनी का अधिकार होता था। इस कक्ष में प्रवेश के पूर्व आर्य पति को भी अपनी भार्या से स्वीकृति प्राप्त करनी पड़ती थी। बाह्य आगंतुकों का प्रवेश अंतःपुर में वर्जित था। फिर आती है अग्निशाला। वैदिक स्थापत्य में अग्निशाला का निर्माण शास्त्र
निर्देश अनुसार विशिष्ट स्थान एवं दिशा में भवन की एक भाग में किया जाता था। आर्यजन एक पवित्र स्थान में वेदिका स्थापित करके अग्नि का आह्वान करके यज्ञ एवं हवन कार्य करते थे। आर्य भवनों का यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण कक्ष या भाग होता था। अग्निशाला में वेदिका का निर्माण ज्योतिषी शास्त्र के आधार पर किया जाता था। इन यज्ञ स्थलों एवं वेदिकाओं के मापन दिशा निर्देश के अनुसार वेद साहित्य में वर्णित है। ज्ञातव्य है कि वर्तमान में वैदिक गणित का महत्व स्थापित हो गया था और वैदिक ज्यामिति भी वैदिक गणित की ही एक विधा थी। ऋग्वेद एवं अथर्ववेद में भवन विन्यास का वर्णन किया गया है। इसी आधार पर वर्तमान में वास्तु विशेषज्ञ भवनों को दोष रहित बनाने एवं निर्मित भवन को दोष रहित बनाकर जीविका उपार्जन कर रहे हैं। भारत में वैदिक युग में दो भागों में विभाजित किया गया। जो वैदिक युग है इसको दो भागों में विभाजित किया गया है, प्रारंभिक और उत्तरकालीन वैदिक काल। प्रारंभिक वैदिक काल में भवन स्थापत्य अर्थात निर्माण हेतु काष्ठ, बांस एवं घास फूस का प्रयोग किया जाता था। काष्ठ के साथ ही पर्ण का प्रयोग भी अधिकांश किया गया है। आच्छादन अर्थात भवन की छतों का निर्माण बांस, बल्ली एवं काष्ठ पर आधारित पर्ण एवं घास फूस के साथ किया जाता था। भवनों के फर्श मिट्टी से लीपकर बनाए जाते थे। उत्तरकालीन वैदिक युग में ईंट या पाषाण का प्रयोग किया जाने लगा था। वैदिक स्थापत्य कला का निरंतर विकास होता गया था। यह वास्तुकला वर्तमान यूरोप आधुनिक भारतीय स्थापत्य के रूप में विकसित हो गई थी। तो जो ये स्थापत्य कला है वर्तमान में यूरोप एवं जो आधुनिक भारतीय स्थापत्य है उसके रूप में भी विकसित की गई है। वैदिक कालीन यह भवन काल कल्पित हो रहे हैं, भूतल की गहराई में इनमें समा गए हैं। यह पुरातत्वविद था, इनको गहराई में खुदाई करके खोज निकालने में असमर्थ है, इतनी गहराई में ये चले गए हैं। फिर आते हैं ऋग्वेद में कुछ भाग दिए गए हैं। इसमें उल्लेख किया गया है कि विशाल भवन अनेक द्वार स्तंभ द्वारा निर्मित किए जाते थे। जो ऋग्वेद है इसका सातवां खंड का 3 से 94 सूत्र है वो क्या बताता है कि लोह वस्ती का उल्लेख भी मिलता है हमें। ऋग्वेद का जो चौथे में 30वां सूत्र है वह अश्वमयी एवं आयशी दुर्ग का संदर्भ प्राप्त होता है। इससे ज्ञात होता है कि यह दुर्ग पाषाण एवं धातु के प्रयोग से निर्मित किए गए थे। वर्तमान में वैदिक काल में स्थापित बस्तियां, ग्राम एवं भवनों का कोई अस्तित्व उपलब्ध नहीं है, किंतु वैदिक वास्तुविद अर्थात स्थापत्य शिल्पी इस स्थापत्य कला में निपुण थे। फिर आते हैं वैदिक वास्तुविद अर्थात स्थापत्य शिल्पी। वैदिक साहित्य में इस विधा में निपुण वस्ता के नाम से उल्लेख उपलब्ध है। इसको विश्वकर्मन कालांतर में बालकन उपाधि से विभूषित किया गया है। वस्ता वसु कुटुंब के प्रभास को पुत्र एवं देव आर्यजन का सदस्य था। तो जो हमारा वस्ता है वह किसका था? वसु कुटुंब के प्रभास का पुत्र था और देव आर्यजन का सदस्य था। इसके काका चाचा जो हैं वह बृहस्पति। वस्ता ने वैदिक स्थापत्य में क्रांति के युग का प्रारंभ करके सुंदर भवन, ग्रहों, बाग, सरोवर आदि की स्थापत्य कला को विकसित किया था। वस्ता एवं विश्वकर्मा बृहस्पति की पूजा अर्चना वर्तमान में भी हिंदू शिल्पियों एवं कलाकारों द्वारा की जाती है। विश्वकर्मा को ही वास्तुकला का जनक कहा जाता है। वैदिक ग्राम स्थापत्य। कालांतर में वैदिक कालीन भारतीय आर्यजन घुमक्कड़ जीवन त्याग कर ग्रामों की स्थापना करके जीवन व्यतीत करने लगे थे। कई कुलों के समूह की संज्ञा ग्राम होती थी। ग्राम का विपरीत अरण्य अर्थात जंगल था, जो कि वन, पशु एवं वृक्षों से आच्छादित रहता था। ग्राम में रहकर ही आर्यों ने कृषि कार्य एवं गोधन का महत्व ज्ञात किया। ऋग्वेद एवं वैदिक साहित्य में अनेक स्थलों पर ग्राम शब्द का उल्लेख मिलता है।
वस्तुतः वर्तमान में भारतीय ग्राम सभ्यता, संस्कृति एवं स्थापत्य वैदिक कालीन की ही देन है। कुलों द्वारा ग्रामों की स्थापना के द्वारा ही वैदिक ग्रामों की संख्या में निरंतर वृद्धि होती गई, अतः कई ग्राम एक दूसरे के निकट स्थापित हो गए। परवर्ती वैदिक ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण से ज्ञात होता है कि कतिपय वैदिक ग्राम एक दूसरे से दूर बसे होकर पथ या सड़क से जुड़े रहते थे। शतपथ ब्राह्मण अर्थात छंदोग्य उपनिषद में वैदिक ग्रामों की स्थिति का उल्लेख किया गया है। वैदिक कालीन बड़ी बस्ती जो बड़े ग्राम थे उनको विष या महाग्राम कहा जाता था। इनका प्रमुख विषपति कहलाता था। विष से बड़ा ग्राम समूह या जन में संबोधित किया जाता है। वैदिक कालीन साहित्य में ग्राम, विष और जन का उल्लेख उत्तरोत्तर क्रम में मिलता है। कालांतर में परवर्ती वैदिक काल में समस्त उत्तर भारत का आर्यवर्त नामकरण करके इसके कई ग्राम, विष और जन स्थापित हो गए थे। आर्यवर्त एवं आर्य राष्ट्र का रूप ग्रहण कर गया था। फिर आते हैं वैदिक प्राप्त स्वास्थ्य, वातावरण, शुद्ध वायु, पेयजल प्राप्ति के स्थान पर बसाए जाते थे। जो ग्राम थे वह कहाँ पर? स्वच्छ वातावरण में, शुद्ध वायु वाले स्थान पर और पेयजल के पर्याप्त स्थानों के पास बसाए जाते थे। यह खुले स्थान पर स्थित होते थे। हिवेल के मत अनुसार वैदिक ग्राम आयताकार होते थे। इनकी परिधि की चारों दिशा में एक एक प्रवेश द्वार होता था। पर्शी ब्राउन का कथन है कि वैदिक ग्राम के चारों ओर काष्ठ की बाड़ स्थापित की जाती थी। इसके चारों ओर तोरण द्वार बने होते थे। कालांतर में इस प्रकार की बाड़ ने स्तूपों की वेष्टनियों का स्वरूप ग्रहण कर लिया है। फिर आते हैं वैदिक कालीन दुर्ग स्थापत्य कला। उत्तरी भारत आर्यवर्त में आर्यों के प्रसार के साथ ही वैदिक साहित्य में आर्य एवं अनार्य संघर्ष का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में अनार्यों को दास, दुष्यु या असुर कहा गया है। ऋग्वेद में एक स्थान पर कृष्ण वर्ग के पिशाचों एवं राक्षसों का उल्लेख मिलता है जो युद्ध के समय भयंकर कोलाहल करते थे। अनार्यों के आक्रमण के कारण ही आर्यों ने सुरक्षा दुर्गों का निर्माण किया था। ऋग्वेद के जो 7वें में 3 से 7वें खंड है, 14 और 15 और 95 से 1 सर्ग में लोह बस्ती का उल्लेख भी मिलता है। पर्वतीय क्षेत्र थे, इसमें सुरक्षित स्थान पर वैदिक आर्य ने सुरक्षित हेतु पाषाण का प्रयोग करके अवैध दीवारों के दुर्ग निर्मित किए थे। इन पर पहरेदार स्थापित किए गए थे तथा दुश्मनों द्वारा आक्रमण करने पर यह स्थल अवैध बने रहते थे। ऋग्वेद एवं परवर्ती जो वैदिक साहित्य है इसमें भी कई दुर्गों को पुर कहा गया है पाषाण से निर्मित, जो कि अश्मयी पुर का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। पुरों का निर्माण बाह्य आक्रमण एवं बाढ़ के प्रकोप से रक्षा करने के लिए किया गया था। यह रक्षा दीवारों से आवर्त होती थी। कालांतर में वैदिक कालीन पुर स्थापत्य के आधार पर ही भारत में हड़प्पा एवं मोहनजोदाड़ो के प्रथम नगरीकरण के समय नगरों के चारों ओर एक मोटी दीवार बनी होने के प्रमाण उपलब्ध होते हैं। यह वैदिक स्थापत्य की ही देन है। भारत में वैदिक काल के पश्चात ताम्र पाषाण युग का प्रारंभ हुआ। उत्तर भारत में ताम्रपाषाण युगीन स्थानों के उल्लेख में प्रकार युक्त बस्तियों के बसने के पुरातत्वीय प्रमाण उपलब्ध होते हैं। अतः वैदिक स्थापत्य का विकास निरंतर होता गया है। वैदिक कालीन गृह स्थापत्य कला। ऋग्वेद, अथर्ववेद एवं ब्राह्मण ग्रंथों में गृह शब्द निवास स्थल अर्थात घर के लिए प्रयोग किया गया है। वैदिक साहित्य में डम, पस्त, हम शब्द का प्रयोग भी गृह, घर, गृह उपयोगी सामग्री, पारिवारिक संपत्ति के रूप में किया गया है। ऋग्वेद में निवास स्थान और उसके विविध उपांगों संबंधी लगभग 30 शब्दों का संदर्भ प्राप्त होता है। इसमें छर्दी शब्द का प्रयोग गृह की छत के लिए किया गया है।
वैदिक गृह स्थापत्य में मिट्टी के प्रयोग से वैदिक कालीन आर्य भली भांति दक्ष थे। देव स्थापत्य शिल्पी विश्वकर्मा ने निर्माण के क्षेत्र में क्रांतिकारी प्रयोग किए हैं। इसी आधार पर वेद उत्तर काल में ग्राम, बस्ती, भवन, गृह मिट्टी, ईंट, पाषाण, मृदा का प्रयोग करके निर्मित किए गए हैं। इन निर्माणों में पर्ण कुटिया, आराम गृह, दुर्ग, बैलगाड़ी, पगडंडियाँ, वीथिकाएं एवं ऊंचे स्थानों पर पहुंचने के लिए स्टेप, नावें आदि उल्लेखनीय हैं। इन सब का संदर्भ वैदिक स्थापत्य में उपलब्ध होता है। विश्वकर्मा की पीढ़ी ने वैदिक स्थापत्य को स्थायित्व प्रदान किया है। इसके साथ ही हमारा वैदिक स्थापत्य और हड़प्पा कालीन स्थापत्य कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रारंभिक स्तूप, चैत्य, मंदिर एवं स्थापत्य संरचना।